प्यारे साथियों नमस्कार। एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम अब जो है नजदीक आ चुका है, तो इसी को ध्यान रखते हुए आज से हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश, जो रेनबो पार्ट 2 है, जिसमें आपके पोएम और प्रोज है, और साथ ही साथ हम आप लोगों को आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। तो हम आज से, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में समरी पूछा जाता है, पोएम का भी और प्रोज का भी। तो हम आज से आप लोगों को एक एक चैप्टर क्या करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आज हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर शुरू किया, तो उसके सारे कंसेप्ट को हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। जो कहानी है उसको हिंदी में पहले सुनाएंगे, फिर उसके समरी को भी समझाएंगे। और समरी बहुत ही आसान भाषा में, और मैं अपने तरीका से समरी को लिखा हूं, जो बहुत ही आसान भाषा में है और जिसको आसानी से समझ भी सकते हैं आप, और ज्यादा दिन तक आपको याद भी रहेगा। तो समरी तो आपके एग्जाम में यहाँ से बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में भी आपको हेल्प मिलेगा। और आपका क्लास जो है ना, वो ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ क्लास होगा, यानी कि यहाँ बहुत सारे अभी बच्चे बैठे हुए हैं, उसी के साथ आपका भी क्लास होगा। तो इससे फायदा यह होगा कि आपको कोचिंग वाला फीलिंग देखने को मिलेगा। जैसा आपको कोचिंग में मजा आता है, वैसा ही फीलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कोचिंग वाले बच्चों के पास तो यहाँ पर समरी का असाइनमेंट हमने दे दिया है फोटो कॉपी करवा के, लेकिन आप लोगों को समरी दिखाई देगा आपके स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आपको समरी दिखाई देगा, तो आप लोग वहां से देख देख करके समझने का क्या करिएगा, कोशिश करिएगा। और सभी चैप्टर का समरी जो है आप एलजीआर स्टडी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जितने पोएम के सभी चैप्टर का समरी, प्रोज के सभी चैप्टर का समरी, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उस सभी का जो आप पीडीएफ है वो एलजीआर स्टडी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, या बिल्कुल फ्री में जाकर के वहां पर आप लोग पढ़ भी सकते हैं सारे समरी को, सारे क्वेश्चन को। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जितना क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, उसी क्वेश्चन से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उससे बाहर एक भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं रहेगा। तो आप लोग एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर से भी एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके वहां पर आप लोग समरी का जो है ना मतलब पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या वहां पर जाकर के आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। अब वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिएगा। वीडियो को फुल स्क्रीन पर अगर कर लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में अच्छा तरीका से जो है आएगा, क्योंकि वीडियो पर दिखेगा, मतलब पूरा जो आपका समरी है ना वो दिखाई देगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। चीजों को आप लोग भी समझने सीखने का जो है कोशिश करिएगा। चलिए, तो आज सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सबसे पहले इस पूरे कहानी को समझेंगे हम, आखिर इसमें क्या दिखाया गया है, किस तरह का कहानी है। सबसे पहले उस चीजों को क्या करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए कि इसके जो राइटर है वो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी अगर राइटर है तो महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानकारी आपके पास होना चाहिए, जो कि होगा भी आप लोगों के पास बेसिक जानकारी महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को 1869 ईस्वी को हुआ था। दूसरी बात आप याद रखेंगे, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। दूसरी बात है कि इनका जो बेसिक शिक्षा है, जो कहते हैं हम ना प्राथमिक शिक्षा, इनके गांव से ही हुआ था। और बाद में ये इंटर पास करने के बाद कहाँ चले गए थे, जो है इंग्लैंड चले गए थे पढ़ने के लिए, बैरिस्टर यानी कि वकालत पढ़ाई करने के लिए। फिर पढ़ के आए तो अपना देखिए आपने कि किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। इसके बाद अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि ये एक ऐसे लीडर थे जो सत्य और अहिंसा के बल पर जो है काम करते थे, और इनका सिद्धांत ही था कैसा वाला, सत्य और अहिंसा वाला। दूसरा बात है कि ये जो आपका चैप्टर है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो महात्मा गांधी ने तो लिखा, लेकिन ये पूछा सकता है कि महात्मा गांधी के किस बुक से यह चैप्टर लिया गया है। तो याद रखेंगे, महात्मा गांधी का एक बुक है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है, इसका हिंदी में अगर रूपांतरण करें तो हो जाएगा सत्य के प्रति मेरे प्रयोग। और यह जो बुक है ना, ये गांधी जी का जीवनी है। गांधी जी का जीवनी मतलब गांधी जी का आप कह सकते हैं कि डायरी भी कह सकते हैं, जो पर डे उन्होंने क्या किया है, लिखा है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, है ना, टेकन फ्रॉम, मतलब कहां से लिया गया है, तो बोलेंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इंग्लिश में ही बोलेंगे, हिंदी में तो इसका क्या होगा, सत्य के प्रति मेरे प्रयोग।
अब दूसरा बात है कि आखिर इस चैप्टर में क्या कहानी है, क्या दिखाया गया। तो आपको सबसे पहले बता दें कि यह एक तरह का सोशल जो है ना स्टोरी है। कैसा स्टोरी? सोशल यानी कि सामाजिक। इसमें सबसे पहले गांधी जी बात करते हैं इंडिया के कल्चर के बारे में और कहते हैं कि इंडिया का जो कल्चर है ना, जो इंडिया का संस्कृति है, वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है और दुनिया में सबसे अच्छा है। गांधी जी कहते हैं कि दूसरे देशों का संस्कृति बदल गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, लेकिन भारत का संस्कृति जो है ना, इसका आधार बहुत मजबूत है और अभी भी भारतीय संस्कृति बचा हुआ है। बहुत सारे देशों का संस्कृति कल्चर क्या हो गया? बर्बाद हो गया। जैसे अब आप डिटेल में बात करेंगे इसके अंदर, लेकिन भारत का कल्चर जो इमूवेबल है, यानी कि ये बदलने वाला नहीं है। दूसरा बात गांधी जी कहते हैं कि हम ग्रामीण सभ्यता के सपोर्ट में, किसके सपोर्ट में? ग्रामीण सभ्यता के सपोर्ट में, और शहरी सभ्यता के हम विरोधी हैं। मतलब गांधी जी का कहना है कि गांव का जो संस्कार है, रीति रिवाज है ना, सिविलाइजेशन और कल्चर जो है गांव का, वो बहुत ही अच्छा है और हम उसके सपोर्ट में हैं। और शहर का जो संस्कृति होता है, रीति रिवाज, संस्कार होता है, उसके सपोर्ट में हम नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि गांव का, या फिर पहले गांधी जी यह भी कहे हैं कि हमारे देश का जो कल्चर है वो नैतिकता पर टिका हुआ है, लेकिन दूसरे देशों का, अगर खास करके अगर यूरोपीय देशों का देखें तो उसका जो कल्चर है वो मेटेरियलिज्म है, यानी कि भौतिकवादी है, धन दौलत पर टिका हुआ है। ठीक है, और हमारा जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है कि हमारा जो कल्चर है वो रिलेटेड है मोरल बेस, यानी कि नैतिकता से जुड़ा हुआ है। और कल्चर के बारे में और भी बहुत सारे बात गांधी जी इसमें क्या करते हैं, बताते हैं। दूसरे देशों के कल्चर से हमारे देशों का तुलना करते हैं और कहते हैं कि हमारा कल्चर दुनिया में सबसे क्या है, अच्छा कल्चर है। साथ ही साथ इस चैप्टर में गांधी जी भारत के लोगों को कुछ सलाह भी देते हैं और वो कहते हैं कि देखिए, मनुष्य को जो है ना अपना काम अपने हाथ और पैर का यूज करके करना चाहिए, नहीं तो मशीनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। और सही बात भी है। आप देखेंगे तो पुराने टाइम में मशीन बहुत ही कम था, ज्यादातर लोग अपना कार्य हाथ पांव के उपयोग से ही करते थे। और यही कारण है कि आप देखते होंगे कि पहले जमाना के लोग, अभी देखो तुम 100-110 प्लस उम्र जीते थे, लेकिन आज के समय में भारत का जो औसत उम्र है, एवरेज जो एज है, कितना है? 60 है। जो भारतीय आंकड़ा कहता है वो 60 साल है। आप समझ सकते हैं कि 60 साल हमारा उम्र बच गया है भारत वालों का। लेकिन आप अगर देखेंगे तो पुराने समय के जो लोग होते थे मजबूत भी होते थे, पैर पर से भी गिर जाते थे, हाथ पैर नहीं टूटता था। आज के लोग तो चटाई से गिर जाए तो हाथ पैर टूट जाता है, टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोग हो गए हैं मतलब आलसी, और ज्यादातर हाथ पैर का उपयोग नहीं करते हैं, तो वो मतलब कमजोर होता जा रहा है। और पहले के लोग काम करते थे, सारा काम खुद जो है किया करते थे। अभी आप देखते हैं ना कि मतलब आप 25 केजी 30 केजी आटा पिसा के लाते हैं चक्की से, या फिर जो मशीन से पिसवा के लाते हैं। लेकिन पहले की जो महिलाएं होती थी खुद जाता से पीसती थी 25 किलो 30 किलो आटा। अब आप समझ सकते हैं तो वो कितना स्ट्रांग रहती होगी और कितना मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब वो वर्कआउट करती होगी। यहाँ के लोग देखो आजकल एक अजीब ही तरीका है, घर में काम नहीं करेगा, घर में मसाला पीसेगा मिक्सी से, ठीक है, और कपड़ा धोएगा वॉशिंग मशीन में, लेकिन वो जिम जाएगा और जिम जाकर के 2 घंटे 3 घंटे पैसा भी बर्बाद करेगा और समय भी बर्बाद करेगा। अगर आप अपने घर का काम सब कुछ अपने हाथ से ही कर लेते हैं ना, तो आपको जिम उम जाने की बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। समझ आ रहा है? तो गांधी जी सलाह देते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपना काम अपने खुद हाथ पांव का प्रयोग करके करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका मोरल कैरेक्टर बचा होता है और आपका पर्सनालिटी भी डेवलप होता है। ऐसा इसीलिए सलाह देते हैं क्योंकि कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे। किसका गुलाम हो जाएंगे? मशीनों का गुलाम हो जाएंगे। और हमने देखा है मशीनों का गुलाम अभी बहुत सारे आदमी बन चुके हैं। ठीक है, 2 किलोमीटर भी जाना है तो बाइक से जाएगा, ठीक है, उसको बोलो पैदल जाने के लिए नहीं जाएगा, अगर चल भी गया तो उसका तबीयत खराब हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो क्या बन चुका है, गुलाम बन चुका है। किसका? मशीनों का। तो कल्चर के बारे में टोटली बात किया है गांधी जी ने इसमें। और इसके बाद गांधी जी आपको सलाह दिए हैं कि आप क्या करिए, अपने हाथ पांव का प्रयोग करके जो है आप ये करिए, मतलब अपना काम करिए, इससे आपका स्थिति अच्छा बना रहेगा। तो ये कुछ मोटा मोटी कहानी है जो इसमें क्या किया गया है, दिखाया गया है। और भी डिटेल में आपको पता चलेगा जब आप समरी क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जो यहाँ पर आपको लिख के दिया गया है। आप देखेंगे तो दाहिने साइड हमने कुछ महत्वपूर्ण वर्ड दे दिया है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, फिर आप इसको पढ़िएगा तो और ही ज्यादा अच्छा तरीका से आपको समझ में आएगा। तो अभी हम आपको आप लोग जो है ना लाइन पर उंगली दीजिए और समझना शुरू करिए एक एक लाइन के अर्थों को। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए रिमार्केबल एसे ऑफ महात्मा गांधी। यह एक एसे है, एसे मतलब निबंध। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, ए ऑप्शन शॉर्ट स्टोरी, बी ऑप्शन एसे, सी ऑप्शन, इस तरह से 2-3 ऑप्शन आपको पोएम, प्रोज कुछ इस तरह से बना करके देगा। तो आपको क्या लिखना है, एसे है। और उसमें भी सोशल एसे है, सामाजिक लेख। कैसा लेख है, सामाजिक लेख है। और यहाँ पर बोला कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए रिमार्केबल, रिमार्केबल मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है, ऐसे महत्वपूर्ण ऐसे हैं ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा यह क्या किया गया है, लिखा गया है। अगला लाइन है कि इट इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है हिस्सा, खंड या टुकड़ा या अंश, ठीक है। यह एक अंश है किसका, फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, यानी कि खुद का जीवनी। गांधी जी का जो खुद का जीवनी है उस बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। उसी बुक का यह एक छोटा सा हिस्सा आपके बुक में निकाल कर दे दिया गया है। समझ में आ गया? तो पूछेगा कि माई एक्सपेरिमेंट, ये सॉरी मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज टेकन फ्रॉम, तो क्या बोलेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। और आगे देखिए, ही वाज, है ना, ग्रेट फिलोसफर। ही मतलब गांधी जी, गांधी जी के बारे में बोला गया कि गांधी जी एक महान, ग्रेट मतलब महान, फिलोसफर मतलब दार्शनिक थे, एंड स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक लीडर थे, यानी कि नेता थे। तो जब समरी आप लिखने के लिए जाइए तो सबसे पहले ऊपर में 1-2 लाइन किसके लिए, चैप्टर के बारे में लिख दीजिए और 1-2 लाइन राइटर के बारे में लिख दीजिए। तो चैप्टर के बारे में 1-2 लाइन हुआ और 1-2 लाइन किसके बारे में हो गया, राइटर के बारे में हो गया। अब जो दूसरा पैराग्राफ होता है वो बेस होता है। आप दूसरा पैराग्राफ में मुख्य रूप से जो स्टोरी इस चैप्टर में दिया गया उसको टोटल क्या करते हैं, लिखते हैं। तो अब आप दूसरा पैराग्राफ समझना शुरू करिए। इन द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब हिस्सा, इस ये जो प्रस्तुत हिस्सा है जो एक्सपेरिमेंट माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है, ठीक है। इन द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट, इस भाग में गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ये जो आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है, इसमें गांधी जी टॉक्स मतलब बात किए हैं, किसके बारे में, तो अबाउट मतलब के बारे में, तो किसके बारे में, द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। साउंड फाउंडेशन का मतलब होता है ठोस आधार, भारतीय सभ्यता का जो ठोस आधार है उसके बारे में गांधी जी ने क्या किया है, बात किया है इस वाले चैप्टर के अंदर। Which has withstood the test of time, जो कि withstood मतलब होता है सामना कर रहा है, किसका, द टेस्ट ऑफ टाइम, समय के जांच से गुजर रहा है। आप लोग कई बार सुने होंगे गांव घर में कहता कि इसके समय का परीक्षा हो रहा है जब कोई कठिन मुसीबत से होता है। तो देखिए गांधी जी ने कहा है कि हमारा सभ्यता जो है उसका आधार बहुत ही मजबूत है, ठीक है। साउंड फाउंडेशन मतलब आधार होता है, मतलब मुख्य रूप से ठोस आधार है हमारे सभ्यता का, और बहुत ही अच्छा हमारा सभ्यता है, संस्कृति है। लेकिन हमारा सभ्यता आज के समय के परीक्षा से गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे धीरे धीरे हमारा सभ्यता भी क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। गांव में तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन आप देखेंगे शहर में तो लोग कल्चर बदल चुका है कि नहीं। आप देखेंगे तो कपड़ा पहनने का स्टाइल बदल चुका है,
बात करने का तरीका बदल चुका है, संस्कार बदल चुका है, बहुत सारे रीति रिवाज बदल चुके हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोगों का सभ्यता संस्कृति है कि अपने से बड़े के पास सामने या फिर ससुर के सामने मुंह उघाड़ करके नहीं जाना है। अब शहर में देख लीजिए, मुंह झांपने के लिए कुछ है नहीं, जीन्स टी शर्ट है, तो जीन्स टी शर्ट में कैसे मुंह झांपेगा बताइए। तो शहर का सभ्यता धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और यही है समय का परीक्षा। हमारा जो सभ्यता है समय के परीक्षा से क्या हो रहा है, गुजर रहा है ये सब। और इतना समस्या शहर में क्या हो चुका है, फैल चुका है। अब देखना यह होगा कि कब तक हमारा संस्कृति या सभ्यता बचा रह सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो सभ्यता है ना, वो समय के परीक्षा से क्या हो रहा है, गुजर रहा है। He also presents, वो ये भी प्रस्तुत करते हैं the importance of our ancient civilization। गांधी जी हमारे पुराने सभ्यता के महत्व को दिखा रहे हैं। पुराना जो सभ्यता था आप सभी जानते हैं, कैसा रीति रिवाज था, संस्कृति था, कपड़ा पहनने का क्या तरीका था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, ऐसा गांधी जी कहते हैं। ठीक है, एंशिएंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट मतलब हमारी जो पुराना सभ्यता थी उसके महत्व को भी गांधी जी क्या करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मतलब वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और हमारा पुराना सभ्यता बचा रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? जो कि अब नहीं लगता है कि शहर वाले उसको बचने देगा, क्योंकि शहर वाले क्या कर रहा है, टीवी का कॉपी कर रहा है। टीवी में जैसा देख रहा है वैसा कपड़ा पहन रहा है, वैसा खाना खा रहा है, वैसा रीति रिवाज अपना रहा है। तो ये चीजें हैं। अब आगे गांधी जी क्या कहते हैं, गप न मारे, सुनो पहले। He tries to show, गांधी जी कोशिश करते हैं दिखाने का, the difference between Indian civilization of the world can compare with our civilization। गांधी जी इस चैप्टर में तुलना किए हैं भारतीय सिविलाइजेशन का और दुनिया के दूसरे देशों के सिविलाइजेशन के साथ। तो गांधी जी जब तुलना करते हैं भारतीय सभ्यता का दुनिया के दूसरे देशों के सभ्यता के साथ, तो गांधी जी को पता चलता है कि हमारा सभ्यता इन सभी देश वालों से अच्छा है। समझ आ रहा है? और खास करके गांव के लोगों का, किस लोगों का, गांव के लोगों का। वैसे तो आप लोग भी ग्रामीण ही हैं, शहरी क्षेत्र में नहीं गिना जाता है, तो ग्रामीण ही एक तरह से क्या करेंगे, आप लोग भी माने जाएंगे जब तक आप गांव की सभ्यता संस्कृति का पालन करते हैं तब तक। तो ये चीजें गांधी जी भारतीय सभ्यता का दुनिया के दूसरे देशों के सभ्यता से क्या किए हैं, तुलना किए हैं। ठीक है, इट इज सो, ऐसा इसीलिए गांधी जी क्यों तुलना कर रहे हैं, इट इज सो ऐसा इसीलिए, बिकॉज मतलब क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू मोरल बीइंग। जो भारतीय सभ्यता है वो नैतिकता से रिलेटेड है, नैतिकता से संबंधित है। ठीक है, बट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू द मेटेरियलिज्म। मतलब जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जितने भी पश्चिमी देशों देश हैं, उसका जो सभ्यता है वो भौतिकवादी है। हम लोगों का सभ्यता जो है वो मॉडर्न चीजों से चलता है, जबकि पश्चिमी देशों की जो सभ्यता है वो मेटेरियलिज्म है। इसका क्या मतलब है, हम लोगों का सभ्यता, हम लोगों का संस्कार जो होता है वो नैतिकता पर टिका हुआ है। यहाँ पर जब शादी होती है तो 7 जन्मों के लिए बंधन बनता है कि नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि दूसरे सभ्यता में वहां के लोग जो होते हैं, मतलब आज शादी हुआ, पता नहीं 10 दिन 20 दिन चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। और जिसका 1 साल टिक जाता है ना शादी, तो वो खुशी मनाते हैं 1 साल के बाद, जिसे कहते हैं एनिवर्सरी। तो जो मैरिज एनिवर्सरी वो क्या है आपको पता है, अब तो भारत में भी होने लगा है। मैरिज एनिवर्सरी इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस पश्चिमी देशों में शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है, और जिसका 1 साल टिक गया तो वो खुशी मनाते हैं कि देखो मेरा शादी 1 साल तक टिक गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी उसका कॉपी करना शुरू कर दिए हैं, जबकि हमको पता है कि भाई हम लोग का तो 7 जन्म का रिश्ता है, और फिर भी हम लोग उसका कॉपी कर रहे हैं। इसका मतलब आप भी खुशी मना रहे हैं कि चलो मेरा भी शादी 1 साल तक टिक गया। समझ रहा है? तो मैरिज एनिवर्सरी जो मनाते हैं लोग, उसका अर्थ समझ में आ गया? ठीक है, तो ये चीजें होते हैं। आप मदर्स डे, फादर्स डे जो मनाते हैं,
भारत में कभी तुम हमको नहीं देखा होगा मदर्स डे या फादर्स डे का स्टेटस लगाते हुए, कभी नहीं, क्योंकि हम तो रोज ही मदर्स डे या फादर्स डे मनाते हैं। दूसरी बात, वो लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस लोग को पता नहीं कि हमारे पापा कौन है। पापा चेंज होते रहते हैं उस लोगों का तो वो लोग प्रत्येक साल अपने पापा को याद करने के लिए कि हाँ यही हमारे पापा थे, मदर्स डे या फादर्स डे मनाते हैं। समझ में आ गया? कौन लोग? पश्चिमी सभ्यता के लोग। समझ में आ गया बातें कि नहीं समझ में आ गया? तो ये चीजें हैं हमारे सभ्यता और पश्चिमी देशों के सभ्यता में अंतर। हमारा जो शादी होता है वो नैतिकता पर टिका होता है, जबकि उधर में क्या होता है, जिसके पास ज्यादा पैसा उससे शादी होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो हमारा टिका हुआ है नैतिकता पर, जबकि पश्चिमी देशों का सभ्यता क्या है, भौतिकवादी है ना, अर्थवादी आप कह सकते हैं, पैसों पे टिका होता है। समझ में आ गया? सुनो ध्यान से, बिल्कुल मत करो। ही सेज, ही मतलब गांधी जी, सेज मतलब कहते हैं, दैट मतलब कि द रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन पेरिस्ड, रोम का और ग्रीक का जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, पेरिस्ड मतलब बर्बाद हो गया। क्या हो गया? बर्बाद हो गया। बट मतलब लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन इज इमूवेबल, इमूवेबल का मतलब है अस्थाई है, फिक्स है, ये अभी तक बर्बाद नहीं हुआ है, लेकिन शहर के कुछ लोग धीरे धीरे उसको बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने बोला कि रोम का और जो ग्रीक का, इस दोनों का सभ्यता बहुत ही क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, लेकिन हमारा सभ्यता कैसा है, इमूवेबल है, यानी कि अस्थाई है, ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अगेन द ऑथर एडवाइसेज, ऑथर मतलब गांधी जी, फिर जो है गांधी जी एडवाइस देते हैं द इंडियन, इंडियन को एडवाइस देते हैं वर्किंग विथ हैंड्स एंड फीट्स इंस्टीड ऑफ मशीन। गांधी जी कहते हैं इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, ये एक फ्रेज है। तो इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर। गांधी जी कहते हैं कि मशीन के स्थान पर आप भारतीय क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा जो काम है वो अपने हाथ और पैर का प्रयोग करके कीजिए। इससे क्या होगा, आप फिट भी रहेंगे, स्वास्थ्य रूप से अच्छा रहेंगे, कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है। गांव के लोग जिम नहीं जाते हैं, लेकिन वो खेतों में 10-10 घंटे काम करते हैं, अपने घरों में काम करते हैं। और आप देखेंगे गांव के लोग कोई जिम नहीं जाता, मार्केट के लोग बहुत सारे जिम जाते हैं, लेकिन फिर भी गांव का जो हेल्थ है वो अच्छा है मार्केट के हेल्थ से। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लोग काम करते हैं। यहाँ की महिलाएं 2 टाइम खाएगी, 3 टाइम खाएगी, या सो के टीवी देखते रहेगी भर दिन। कपड़ा धोना है तो मशीन से धोएगी, मसाला भी पीसेगी मशीन से, तो कैसे काम होगा? तब तो दिक्कतें हैं। ठीक है, ज्यादातर मोटे लोग आपको शहर में देखने को मिलेंगे, गांव में कब मोटे लोग देखने को मिलेंगे ये आपको पता होना चाहिए। मोटा क्यों होते हैं? मोटा होते हैं जब हमारे शरीर में फैट जमा हो जाता है। फैट एक तरह का ऊर्जा है, जैसे भोजन खाते हैं ना, तो उससे आपको मिलता है ऊर्जा, और वह ऊर्जा अगर आप काम करके खर्च नहीं करते हैं तो वही ऊर्जा आपके शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, और आप मोटे दिखते हैं। लेकिन जो आदमी भोजन करता और काम भी करता है तो उसका ऊर्जा तो खत्म हो जाता काम करने में, तो फैट के रूप में वो जमा नहीं होता है। तो यही बातें हैं। तो गांधी जी ने जो कहा कि आप मशीन का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे, मशीन का उपयोग करते रहेंगे, तो आप एक दिन मशीन का गुलाम बन जाएंगे, जो कि बहुत सारे लोग बन भी चुके हैं मशीन का गुलाम। उसको एक दिन मसाला पीसवा लो तो हाथ दुखाना शुरू हो जाएगा, 3-4 दिन तक उसको हाथ दर्द करेगा। तो हुआ गुलाम की नहीं हुआ, मशीन का गुलाम हो चुके। अब देखिए, इट कीप्स आवर मोरल कैरेक्टर। गांधी जी कहते हैं कि अगर आप अपने हाथ और पैर का यूज करके काम कीजिएगा तो ये आपके मोरल कैरेक्टर को बनाए रखेगा। ठीक है, ही फेवर्स ऑफ द रूरल लाइफ। गांधी जी कहते हैं कि मैं रूरल लाइफ के है ना जो है ना सपोर्ट में हूँ। रूरल मतलब जो होते हैं, मतलब आपके ग्रामीण जो लाइफ है उसके सपोर्ट में है गांधी जी। अगेंस्ट द अर्बन लाइफ। गांधी जी कहते हैं हम अर्बन लाइफ के विरोध में हैं। अर्बन लाइफ के विरोध में मतलब जो शहरी जीवन है ना उसके मैं विरोध में हूँ, और ग्रामीण जीवन के सपोर्ट में हूँ। ठीक है, ही थिंक्स दैट। गांधी जी सोचते हैं कि अर्बन लाइफ प्रमोट्स ऑफ आवर वांट्स। जो शहरी जीवन है ना वो हमारे इच्छाओं को बढ़ावा देता है। क्या इच्छाओं को बढ़ावा देता है? कि पहले देखो, मान लो कि इच्छाओं का बढ़ावा कैसे होता है। शहर के लोगों को
लोगों के अंदर इच्छा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन गांव के लोगों को इच्छा बहुत ही लिमिटेड होता है। उसके पास जितना है उसी में खुश रहेगा, उसी में जिएगा। लेकिन शहर वालों को पहले इच्छा होगा कि एक घर हो जाए मेरे पास, ठीक है घर हो गया तो फिर इच्छा होगा कि पूरा उसमें प्लास्टर टाइल्स विल्स लग जाए, फिर इच्छा होगा उसमें बिजली लग जाए, फिर इच्छा होगा कि पंखा लग जाएगा तो कुछ अच्छा रहेगा, पंखा भी लग गया। फिर उसके अंदर इच्छा होगा कि पंखा से बढ़िया एसी होता है, ठीक है कूलर होता है तो कूलर लगा लेगा। फिर सोचेगा कि उसको कूलर उतना अच्छा नहीं है, एसी लगवा लेते हैं, तो फिर वो एसी लगा लेगा। फिर वो कहेगा कि वैसे दिन बोरिंग जा रहा है तो टीवी लगवा लेता है। लेकिन गांव वालों के अंदर ये सब इच्छा नहीं होता है, ठीक है। गांव वाले के पास जितना है उसी में खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो गांधी जी के बाद को क्यों शहरी सभ्यता पसंद नहीं है, समझ में आ गया। गांधी जी इज है ना नोट अगेंस्ट है ना व्हाट इज गुड इन अदर सिविलाइजेशन। गांधी जी कहते हैं कि ऐसा बात नहीं है कि दूसरे सभ्यता में सब कुछ खराब ही है, दूसरे सभ्यता में भी कुछ अच्छे चीज हो सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा गांधी जी इज नोट अगेंस्ट व्हाट इज गुड इन अदर सिविलाइजेशन। गांधी जी कहते हैं कि दूसरे सिविलाइजेशन में जो अच्छा चीज है ना, हम उसके विरोध में नहीं है, जो खराब चीज है उसके विरोध में है, ऐसा गांधी जी यहाँ पर कह रहे हैं। ही इज फेवर द गुड थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज सिविलाइजेशन। गांधी जी कहते हैं कि दूसरे देशों के सभ्यता में जो चीज अच्छा है उसके फेवर में है हम, वो अच्छा चीज अगर उसके अंदर है तो हम उसको आगे बढ़ाने का कोशिश काम करते हैं। लेकिन जो गलत है वो क्या है, गलत है। अगर देखा जाए भारतीय सभ्यता के अंदर और यूरोपीय सभ्यता के अंदर, तो हम एक अच्छा चीज देखते हैं कि यूरोपीय सभ्यता में सभी लोग कामों में लगे हुए हैं, महिला हो या पुरुष हो, सब काम में लगे हैं, यानी सब काम करना चाहते हैं, और काम करता है तो कोई दूसरा उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करता है। लेकिन भारत में अगर मान लो इस गांव की कोई महिला प्रत्येक दिन स्कूटी से कोई ऑफिस जाना शुरू कर दे, देखो फिर गांव में क्या होता है, ठीक है। ये तो इस मॉल जा रही होगी घूमने, फलाना जगह जा रही होगी, चिलाना जगह जा रही होगी, इसकी पतो जो है ना हीरोइन है, ऐसा कमेंट आना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं बात। लेकिन वहां पर ऐसी बातें नहीं है, तो ये बात हमको अच्छा लगता है कि चलिए ठीक है भाई, वहां पर सभी लोग क्या है कामों में लगे हुए हैं। लेकिन भारत में ऐसी चीजें अभी ठीक हो रहा है, धीरे धीरे सब सुधर रहा है, गांव के लोग भी बातों को समझ रहे हैं कि चलिए बैठे से अच्छा है कि आप क्या करिए, कुछ काम धाम करिए। तो ये है। आगे आप गांधी जी देखेंगे, अगला जो आपका पैराग्राफ है उसमें हमने क्या लिखा है, फाइनली गांधी जी सेज दैट, अंततः गांधी जी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज सुपीरियर टू एनी अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। गांधी जी कहते हैं कि दुनिया में जितने भी देशों की सभ्यता है उस सभी के सभ्यता से इंडियन सिविलाइजेशन सुपीरियर है, मतलब उस सभी से बहुत ही अच्छा है, लेकिन दूसरे देशों की सभ्यता की तुलना में हमारा सभ्यता सुपीरियर है। इट प्रमोट्स ऑफ द मोरल पावर, नैतिक पावर को हमारा सभ्यता क्या करता है, बढ़ावा देता है। दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग मोरल पर्सनैलिटी, जो कि मोरल पर्सनैलिटी यानी कि नैतिक जो आपका व्यक्तित्व है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। कौन, मोरल पावर। विथ द हेल्प ऑफ इट, और इसके मदद से वी कैन गेट हैप्पीनेस एंड प्लीजर, और इसके मदद से हम लोग अपने जीवन में खुशी और आनंद का महसूस करते हैं। किसके मदद से, तो जो मोरल पावर है या मोरल पर्सनैलिटी है उसके मदद से हम अपने जीवन में खुश और आनंदित महसूस करते हैं। इन दिस वे, अगला पैराग्राफ में, इन दिस वे इट कैन बी सेड दैट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए फाइन एसेट। अंततः हम कह सकते हैं, यह कहा जा सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, फाइन मतलब अच्छा, एसे है ऑफ महात्मा गांधी दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो कि हमारे पुराने सभ्यता के महत्व को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो इस तरीका से अगर आप समरी लिख के आइएगा एग्जाम में तो आपको मिलेगा 5 में 5 मार्क। अब आप समझिए कुछ बातों को। सबसे पहला, यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे आपको बनेगा एग्जाम में। सबसे पहला तो आपने पूरा चैप्टर सुना,
पूरा चैप्टर के अर्थों को समझा। अब आपको पता हो गया कि आखिर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो आपका चैप्टर है उसमें क्या दिखाया गया है। दूसरा बात याद रखिए कि अब आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाने में मदद मिलेगा। आपको जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा या सब्जेक्टिव पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़ाई करके आए हैं, तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद मिलेगा, साथ ही साथ सब्जेक्टिव बनाने में मदद मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ से तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है समरी लिखने वाला आता है, तो आप सेम टू सेम समरी ऐसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। समरी जब कभी भी लिखने जाइए तो ऊपर के पैराग्राफ में आप सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में एक दो लाइन बताइए, जैसे हमने बताया भी है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए रिमार्केबल एसे ऑफ महात्मा गांधी, इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। दो लाइन हमने बोला चैप्टर के बारे में। ही वॉज ग्रेट फिलोसफर एंड स्पिरिचुअल लीडर, ये गांधी जी के बारे में हमने बोल दिया। आप चाहे तो एक दो लाइन और अगर आपको आता हो, और आएगा ही गांधी जी के बारे में तो बहुत ज्यादा आता होगा, तो आप सबसे पहला पैराग्राफ में 2-3 लाइन चैप्टर के बारे में बोल दीजिए कि क्या इसमें दिखाया गया है, और 2-3 लाइन उसके ऑथर के यानी कि राइटर के बारे में बोल दीजिए। इसके बाद बीच वाला पैराग्राफ सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें हम उस कहानी के या फिर उस चैप्टर के जितने बातों को जानते रहते हैं सबको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो आपको अब तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का पूरा कहानी पता चल गया, तो उसको आप अपने एग्जाम में क्या करिएगा, जरूरी नहीं कि आप इसको रट के जाइए, कहानी जो सुनाया मैंने उसको याद रखिए और एग्जाम में जाकर के उसका छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए हिंदी में, दिमाग में हिंदी में सोचिए और उसको फिर ट्रांसलेट करके इंग्लिश में क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। और सबसे नीचे जनरली 3 ही पैराग्राफ होता है, इसमें 4 पैराग्राफ दिया है हमने। नीचे के पैराग्राफ में हम यह दिखाएंगे कि हम कह सकते हैं इस सभी बातों को देखने के बाद कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है एक बहुत ही अच्छा एसे है महात्मा गांधी का। यानी कि नीचे क्या करना है, नीचे में आपको अपना विचार देना है कि आपको कैसा लगा यह चैप्टर। वही लिखे देखो, इन दिस वे, इस तरीका से, इट कैन बी सेड, यह कहा जा सकता है, डैट मतलब कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए फाइन एसे, यह एक अच्छा एसे है। कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं, क्योंकि आपने पूरा पढ़ा तो आपको लगा अच्छा। ठीक है, ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का है। दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो कि हमारे पुराने सभ्यता के महत्व को क्या करता है, दिखाता है। तो इस तरीका से अगर आप इसको पढ़िएगा तो कभी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। इसी तरीका से हम लोग आगे के सभी चैप्टर को भी क्या करेंगे, देखेंगे। आज तो एक चैप्टर देखे हैं, अगर किसी दिन अगर आप लोग टाइम पर आ जाते हैं, जैसे आज 20 मिनट लेट आए हैं तो टाइम पर आ जाते हैं, तो किसी दिन 2-2 चैप्टर भी हम लोग कर लेंगे। समझ आ रहा है? तो इस तरीका से आज आप ये कर लिए कंप्लीट। ठीक है।